मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूँगा मिस्टर भूपेश सिंघल, जो सीजीएम है नाबार्ड बैंक के, पूरे गुजरात के नाबार्ड बैंक के सीजीएम है। भूपेश जी 31 साल से बैंकिंग और फाइनेंस में रहे हैं। ही हैज़ डन हिज इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। Further, he has done his MS in insurance and CFA. He has worked extremely with prestigious development projects sponsored by German government. A big round of applause for Mr. Bhupesh Singhal. हम चाहेंगे कि आज 2 दिन से हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बारे में नहीं बात की है, किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम से, किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है एग्रीकल्चर को। और आपको सबको मालूम है यूक्रेन कि जो क्राइसिस हुए उसके बाद किस तरह से एक फूड ग्रेन की आवश्यकता पड़ गई है, और जिस तरह से हम लोग मिलेट ईयर भी इस साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इन सबको लेते हुए किस तरह से आगे हम एग्रीकल्चर में नए बिजनेस एवेन्यू ढूंढ सके, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीके सिंघल जी से। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी। अग्रवाल बिजनेस कॉन्क्लेव में आए हुए अग्रवाल भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैंने देश के करीब सभी राज्यों में अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन और बहुत कार्यक्रम और संस्थाओं से मैं जुड़ा, लेकिन अग्रवाल की किसी संस्था से जुड़ने का ये मेरा पहला मौका है। इसके लिए मैं आयोजकों को और विशेषतः श्री अग्रवाल विकास महासभा को धन्यवाद देना चाहूँगा, अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे 31 साल की जर्नी, जैसा विनोद जी ने कहा, पहली बार अग्रवाल समाज से जुड़ने का मौका मिला। मैं अपनी बात रखने से पहले एक वाकया सुनाना चाहूँगा। करीब 5 साल पहले की बात है। आई एम लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर देवी सिंह, मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था कि साहब 10 साल बाद कौन सा सेक्टर जो है ग्रो करेगा। मेरा उनके साथ थोड़ा इनफॉर्मल चर्चा था। मैंने कहा आप जो बुक्स में या अखबारों में देते हैं ऐसा ना बताएं, आप जो दिल से सोचते हैं वो बताएं, क्योंकि वो मेरे स्कूल के सीनियर थे। तो उन्होंने कहा 10 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर चलेगा। उस टाइम मुझे उनकी बात पर बहुत यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एआई डेटा एनालिटिक्स का टाइम चल रहा है, उसमें एग्रीकल्चर कैसे चलेगा। 2020 में कोरोना आया, पैंडेमिक। 2021 का जब डेटा आया जीडीपी का, तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन था 6.6%, और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ने 3.6% का ग्रोथ दिया, बाकी सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ। अगर आपको खाने को नहीं है तो बाकी अदर सेक्टर्स आपके बेकार हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं रियलाइज किया कि यस, जो उन्होंने बोला था 5 साल पहले, अभी उन्होंने तो 10 साल बाद का बोला है, तो ये तो 5 साल मतलब 2015-16 की बात होगा। 2020 में जो हुआ, और अब लगता है कि डेफिनेटली 2025 में ये एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ग्रोथ देगा। अभी आपने देखा, अगर कोई भी पैंडेमिक, जैसे पैंडेमिक हो या अभी यूक्रेन वार, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये सेक्टर करता है, क्योंकि सप्लाई चेन्स डिसरप्टिव हो जाती हैं। ये तो इसका बैकग्राउंड रहा। अब मैं आपके संज्ञान के लिए कुछ नाबार्ड की स्कीम्स हैं, भारत सरकार की स्कीम्स। नाबार्ड भारत सरकार का 100% ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसका फ़ायदा मैं इस स्टेज से कह रहा हूँ, नॉन अग्रवाल्स ने लिया है।
अगर देखें, इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1, फूड ग्रेन्स वेजिटेबल्स में नंबर 2, स्पाइसेस में प्रोडक्शन में नंबर 1, कंजम्पशन में भी और एक्सपोर्ट में। लेकिन हमारा जो प्रोसेसिंग है वो सिर्फ 10% होता है। तो उसके लिए भारत सरकार की कई स्कीमें हैं। एक मेगा फूड पार्क की स्कीम आई थी करीब 2017-18 में। यहाँ पर एक मेगा फूड पार्क मांगरोल में, सूरत में एस्टेब्लिश किया गया, दूसरा महसाना में। जो सूरत में एस्टेब्लिश किया गया उसका टोटल कॉस्ट था 121 करोड़। 50 करोड़ उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी थ्रू नाबार्ड, 20 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की सब्सिडी, मतलब 121 करोड़ में से मोटा मोटा 70 करोड़ उसको सब्सिडी मिला। दूसरा महसाना में आया और इसमें जो इंडस्ट्री उन्होंने जो मेगा फूड पार्क लगाया है, जो लोन दिया नाबार्ड ने 40 करोड़ का, उस पे ब्याज भी बहुत कम दर पे उपलब्ध कराया गया। तो फूड प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और ये अभी प्रोसेस फूड का जो प्रचलन है, मैं कल ही यूएस से वापस आया रात को, वहाँ जितना प्रोसेस्ड फूड का प्रचलन है वो अभी इंडिया में पिकअप हो रहा है। इंडिया में मेट्रोज में आ गया है, लेकिन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में आ रहा है। और जैसे जैसे ये नीचे और छोटे सिटीज़ में आएगा, इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएं, आपको हमेशा गुजरात की पोजीशन देखें और मैंने बॉम्बे में भी देखा है, मेट्रोज़ में ज़्यादातर वेटिंग टाइम रहता है। फूड ऐसा है जो हमेशा बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगी। फ़ोन अगर आप कितना भी उसको एडवांस ले लें, उसकी बेसिक नेसेसिटी के बाद बियॉन्ड उसके हमारे काम का नहीं है। दूसरी स्कीम जो है, मैं इसमें ही आपको चर्चा इस वजह से बताना चाहूँगा कि आप इन स्कीम्स का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें, क्योंकि आने वाला कल फूड प्रोसेसिंग का है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रायोरिटी सेक्टर भी डिक्लेयर किया है और हार्मोनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों डिक्लेरेशन की वजह से इसको जो क्रेडिट है वो अफोर्डेबल रेट पे मिलता है, चीपर रेट पे मिलता है। नाबार्ड जो अभी लोन प्रोवाइड करा रहा है वो करीब 7 से 7.25 तक बेस्ड ऑन रेटिंग, रिस्क रेटिंग। दूसरा स्कीम जो है वो इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन्स के लिए है, जो आप फार्मर्स गेट से लेके कंज्यूमर तक आप सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वो है। तीसरा जो मेगा फूड पार्क्स में आप यूनिट्स लगाते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, जैसे एक्सपोर्ट की कुछ यूनिट्स हैं। मैं यहाँ फूड पार्क में देखा कि आपको नान बना के वो जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में है। पोए बना के, रेडीमेड पोए बना के जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो यूनिट जो है उस मेगा फूड पार्क में है एंड टोटली ऑटोमेटेड, हाईली टेक्निकल। तो ये सब यूनिट्स के एस्टेब्लिश करने के लिए भी चीप रेट पर फंड और सब्सिडी, जो मेगा फूड पार्क में 50 करोड़ और ये यूनिट्स लगाने में 5 करोड़ की सब्सिडी नाबार्ड के द्वारा दी जाती है। तीसरा इसमें जो है आपको जो फंड अवेलेबल कराए जाएंगे वो लॉन्गर पीरियड के लिए है। ये एक फैसिलिटी है कि आपको लॉन्गर पीरियड के लिए। फिर 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए डिक्लेयर की गई थी, करीब 11,000 करोड़ की। इसमें से देखिए 2023 को मिलेट ईयर मनाया जा रहा है, यूएन द्वारा डिक्लेयर किया है, और मिलेट्स के लिए 800 करोड़ का पीएलआई फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, अगर आप इसके कोई यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं इसके लिए, तो उसमें सब्सिडी भी है और लोअर इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलता है। एक और फंड गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1 लाख करोड़ का, जिसमें 2 करोड़ की अगर कोई यूनिट आप एस्टेब्लिश करते हैं तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन, ये टॉपअप सब्सिडी है। इसमें आपको कभी भी किसी स्कीम में 2 सब्सिडी नहीं मिलता है। ये सिर्फ स्कीम है जिसमें 2 सब्सिडी, पहला कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आपको मिलेगी, वो आप दूसरी स्कीम में ले सकते हैं, इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है। तो ये सब स्कीमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। एक स्कीम और है जो पिछले 20 साल से चल रही है और इसको गुजरात में सबसे ज़्यादा लाभ लिया गया है, ये है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इसके अंतर्गत गोडाउन बना सकते हैं जिसमें 5,000 मैट्रिक टन के गोडाउन के लिए 50 लाख तक की सब्सिडी, मतलब 25% फॉर जनरल और 33% फॉर लेडीज़। ये स्कीम है, काफ़ी पॉपुलर स्कीम है ये, और इसमें करीब 41 लाख मैट्रिक टन की कैपेसिटी डेवलप हुई है गुजरात में। ये स्कीम में आप बैंक से फाइनेंस कराएं और फिर जो है नाबार्ड के थ्रू इसमें सब्सिडी रिलीज की जाती है। और भी एग्रीकल्चर, ये तो हो गया प्रोसेसिंग का। एग्रीकल्चर का जैसा बोला, आजकल इंटेंसिव एग्रीकल्चर का टाइम चल रहा है। अगर आप एग्रीकल्चर करें, वर्टिकल एग्रीकल्चर करें, अगर आप ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते हैं तो वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन अगर आप हाईली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर, वर्टिकल एग्रीकल्चर, आप इज़राइल को देखिए। इज़राइल, हमारे यहाँ 1 एकड़ में जितना प्रोडक्शन नहीं होता है जितना इज़राइल का 1/4 ऑफ एकड़ में प्रोडक्शन होता है। और ये आप तो जानते हैं कि एग्रीकल्चर का इनकम जो है नॉन टैक्सेबल है, और बहुत सारी इंसेंटिव्स हैं गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा रहेंगे, क्योंकि इसको प्रमोट करते रहना है। क्योंकि फूड सिक्योरिटी, पहला है फूड सिक्योरिटी हमें देश की मेंटेन करनी है, और दूसरा है फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो ये इंसेंटिव्स आप रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको, इन बेनिफिट्स को का फ़ायदा लें। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कि नाबार्ड की वेबसाइट और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की वेबसाइट को आप जाएं, विजिट करें, और अगर आप कोई यूनिट एस्टेब्लिश करते हैं तो आप इसका फ़ायदा लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एड्रेस को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।